नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड है। तो लंपी स्किन डिजीज बहुत बार न्यूज में रहा है क्योंकि बहुत सारी गायों की डेथ हुई है। कहाँ पे हुई है? गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी तक, ये एमपी, यहाँ पे सब जगह बहुत सारी केटल्स की डेथ को रिपोर्ट किया गया है, काउस की। तो पहला स्टेटमेंट इसी के रिगार्डिंग है, इट इज अ वायरल डिजीज ऑफ केटल एंड वाटर बिफेलो। तो ये एक वायरल डिजीज है केटल एंड वाटर बिफेलो की। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, एंड ये एक वायरल डिजीज है जो कि केटल और वाटर बिफेलो दोनों को अफेक्ट करती है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इजिली स्प्रेड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो के द्वारा ये स्प्रेड की जाती है, फ्लाइज एंड टिक्स के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, इट हैज रिमेन्ड कन्फाइंड टू अफ्रीका ओनली। तो क्योंकि ये डिजीज इंडिया के अंदर आ गई है तो ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली करेक्ट है यहाँ पे। ए फॉर आगरा इसका आंसर हो जाएगा। देन लंपी स्किन डिजीज है, उसका जो वायरस है वो पॉक्स वायरस जेनरे को बिलोंग करता है, एंड लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV बोला जाता है इसको। इसका जो वायरस है वो जीनस है इसका कैप्री पॉक्स वायरस जीनस है, जिसके दो अनदर वायरस हैं, सी पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस। ये दोनों का जीनस है वो इसी से बिलोंग करता है। लंपी स्किन डिजीज, सी पॉक्स एंड गोट पॉक्स, तीनों का जो जीनस है वो सेम है। कौन सा है? कैप्रीपॉक्स वायरस का जीनस है वो। ये स्प्रेड किया जाता है इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, टिक्स के द्वारा जो कि स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, एंड इसके बारे में और आगे देखते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है लंपी स्किन वायरस के कारण वो 4 से 14 दिन का होता है। अफेओ के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 28 दिन का होता है। इसके अंदर जो कैटल्स हैं उनको हाई फीवर होता है, एंड इनके जो स्वेलन लिम्फ ग्लैंड हो जाते हैं, और इसमें क्या है, फोड़े से निकल जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में, ये इसमें गांठे से बन जाती है शरीर पे, फिर कुछ समय के बाद ये गांठे फूटने लग जाती है जिसके कारण ब्लड रिलीज होता है इनसे। तो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है एंड स्टेज में, और एंड में क्या है, गाय की बहुत डेथ हो जाती है, भूख नहीं लगती है, एंड जिसके कारण क्या है, उनकी डेथ हो जाती है। एंड वायरल फीवर तो होता ही है। तो बहुत सारी गायें अभी मरी थी, तो ये बहुत दयनीय स्थिति थी। इसके बारे में हमने ये देख लिया। इसकी वैक्सीन आ चुकी है, एंड लंपी प्रो वैक इंडिया है वो इसकी वैक्सीन का नाम है, जिसको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस कहाँ पे है? ये हिसार के अंदर है उसने, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली के अंदर है, दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है। लंपी प्रो वैक इंडिया नाम की एक वैक्सीन है जो कि डेवलप की गई है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस एंड इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है। ठीक है, इस वैक्सीन के अंदर लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, यानी कि उसकी कैपेसिटी कम कर दी गई है स्प्रेड करने वाली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा है वो किससे रिलेटेड है? तो रिसेंटली सीन इन न्यूज जैस्मिन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जैस्मिन रिवॉल्यूशन एक तरह का एक कलर रिवॉल्यूशन है। ये क्या है? कलर रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो कलर रिवॉल्यूशन क्या थे? ये कलर रिवॉल्यूशन पोस्ट यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1989 के बाद में। वहां पे जो रशिया के पास वाले कंट्रीज है वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो वहां पे प्रो डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे उनका नाम दिया गया है कलर रिवॉल्यूशन। बहुत सारे कंट्रीज में प्रो डेमोक्रेसी यानी कि इलेक्शन के लिए वहां पे रिवॉल्यूशन हुए थे लोगों के द्वारा, एंड उन्हीं का नाम कलर रिवॉल्यूशन कहा गया है। उसका एक टाइप है जैस्मिन रिवॉल्यूशन, एंड ये कहां पे हुआ था? ये ट्यूनीशिया के अंदर हुआ था, ट्यूनीशिया के अंदर। तो ट्यूनीशिया तो अफ्रीका के अंदर है, परंतु कलर रिवॉल्यूशन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को के विरोध में डेमोक्रेसी के सपोर्ट में मूवमेंट्स लोगों के द्वारा हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। जैस्मिन यहाँ का ट्यूनीशिया का स्टेट फ्लावर भी है, इसलिए इसको जैस्मिन कहा जाता है। ठीक है, देन मेडिटेरियन कंट्रीज को कौन कौन से कंट्रीज, मेडिटेरियन सी को कौन कौन से कंट्रीज सराउंड करते हैं अफ्रीका के? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। मेटल, तो METLE मेटल। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ठीक है, 5 कंट्रीज ऊपर वाले मेडिटेरियन को सराउंड करते हैं। देन
कलर रिवॉल्यूशन का दूसरा एग्जांपल देखें तो हम यूक्रेन के अंदर जो हुआ था उसको बोला गया ऑरेंज रिवॉल्यूशन बोला गया, एंड लेबनान के अंदर जो हुआ उसको सेडार रिवॉल्यूशन बोला गया, सेडार, एंड जॉर्जिया के अंदर रोज रिवॉल्यूशन, किर्गिस्तान के अंदर ट्यूलिप रिवॉल्यूशन। तो यूक्रेन के अंदर ऑरेंज, जॉर्जिया के अंदर रोज, लेबनान के अंदर सीडर एंड किर्गिस्तान के अंदर ट्यूलिप रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इनका डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, पुराना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है स्पेस सेक्टर से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बनाया गया है इसरो के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंकरेज करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज ए नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटी ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये नोडल एजेंसी है फॉर प्रमोशन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए इन स्पेस सेक्टर। सेकंड कहता है इट फैसिलिटेट द यूज ऑफ इसरो फैसिलिटी बाय प्राइवेट एंटिटी। ये भी करेक्ट है। तो ये जो इसरो की फैसिलिटी है वो प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देगा और प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देगा इंडिया की। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। दोनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस है वो एक सिंगल विंडो एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, जो कि प्रमोट करेगी, इंक्रेज करेगी, रेगुलेट करेगी स्पेस एक्टिविटी ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। ठीक है, एंड इसका जो जो इसरो की फैसिलिटीज उसको इसके साथ शेयर किया जाएगा। देन इसका विजन क्या है? तो इनेबल द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, बूस्ट द स्पेस इकोनॉमी एंड डेवलप द स्पेस फोर्स फ्रंटियर। स्पेस फोर्स को, फ्रंटियर को डेवलप करना है, इसका एम फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, देन इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। ठीक है, स्पेस मिशन को भी मोदी जी हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर 3 एंटिटीज है, अभी पैरेलल एंटिटी है। एक तो इसरो है, एंड देन इन स्पेस है, एंड तीसरा है अंतरिक्ष। कॉमर्शियल आर्म है जो इसरो की, उसको अंतरिक्ष बोला गया है। ठीक है, ये तीनों इसके अंडर आती हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो ये नेक्स्ट क्या है? डिजियंत्रा क्या है? एक जो प्राइवेट सेक्टर का स्टार्टअप है डिजियंत्रा। बेलियट्रिक्स एरोस्पेस ये भी क्या है? एक स्टार्टअप है। टेथ्या अर्थ ये भी एक स्टार्टअप है, एंड स्काई रूट भी क्या है? एक स्टार्टअप है। तो ये स्पेस सेक्टर के अंदर नए नए स्टार्टअप हैं जिनका नाम है डिजियंत्रा, बेलियट्रिक्स, टेथ्या, स्काई रूट। अग्निकुल के बारे में हम देख ही चुके हैं। अग्निकुल क्या है? अग्निबाण डेवलप कर रहा है। देन एक विक्रम भी डेवलप कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो रॉकेट डेवलप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का भी गठन किया गया था प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए 2019 के अंदर। एंड ये एक होली अवंड सब्सिडी है, यानी कि 100% गवर्नमेंट इसका अंदर शेयर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंदर। होली अवंड स्पेस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसको कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो भी बोला जाता है। एंड इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, उसको इसके अंदर इंक्रीज करना है, स्पेस इंडस्ट्री के अंदर उनको इंक्रीज करना है टू टेक अप द हाइट। तो इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि लिथियम सेल बैटरी है, उनको क्या है वो कमर्शलाइजेशन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को देती है, फिर प्राइवेट सेक्टर उनको बनाती है और बेचती है मार्केट के अंदर। तो इसरो रिसर्च करता है, प्राइवेट सेक्टर उसको कमर्शलाइज करके बेचेगा और रेवेन्यू गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप देख सकते हो। इसरो के इंपॉर्टेंट मिशन देख लेते हैं। 2001 के अंदर GSLV लॉन्च किया गया था। 2008 के अंदर चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था हमारा। देन मंगलयान 2013 के अंदर 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था मंगलयान मिशन। 2015 के अंदर हमने एस्ट्रोसॉट लॉन्च किया था, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देन 2017 के अंदर हमने 104 सैटेलाइट भेजे गए थे एक साथ, 104 सैटेलाइट्स भेजे थे इसरो ने। देन GSAT-9 को साउथ एशिया या फिर सार्क सैटेलाइट भी बोला जाता है। GSAT-9 को 2017 में हमने भेजा था, एंड इसको सार्क सैटेलाइट के साथ हम डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, 2018 के अंदर फिर हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया था क्रू एस्केप सिस्टम का क्रू के लिए। 2019 के अंदर हम हाइसिस लेके आए थे। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिशन। तो अभी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाया गया है इसरो के द्वारा, जो कि क्या होगा? 3 स्टेज रियूजेबल हैवी लॉन्च व्हीकल होगा। 3 स्टेज
रियूजेबल हैवी लॉन्च व्हीकल होगा, जिसकी पेलोड कैपेसिटी होगी जीटीओ के अंदर, यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर वो 10 टन की जो पेलोड होगा उसको ले जा सकता है। जीटीओ के अंदर कितना है, 10 टन को, ठीक है। एंड ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन पे काम करेगा, एंड जिसके अंदर केरोसिन की तरह के, केरोसिन को फ्यूल की तरह यूज करेंगे हम, केरोसिन को फ्यूल की, एंड लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन इंजन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज होगा, ठीक है। एंड 10 टन का पेलोड ले जा सकता है वो जीटीओ के पास, जीटीओ में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, ठीक है। देन ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम पे काम करेगा। ये सिस्टम है हमारे को जो डीप स्पेस मिशन है उनमें काम देगा, आगे फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, कार्गो मिशन है, उनमें हेल्प करने में मिशन करेगा। तो ये नाम किसका नाम दिया गया है, ये आप मेरे को बताओगे, किसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया है। देन एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज नॉट करेक्ट, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट सीक्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब विद रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसमें चाइना क्या है, रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कनेक्टिविटी के लिए। तो इट इज ए पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, एंड जो पाकिस्तान से पास होता है ये, एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी पास होता है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इट इज ए पार्ट ऑफ चाइनाज लार्जर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस इज अ करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है, द कॉरिडोर विल लिंक द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये कैपिटल सिटी को लिंक नहीं करेगा, इसके अंदर जिनजियान प्रोविंस को गवाधार पोर्ट से लिंक किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता, सी इज नॉट करेक्ट हियर। तो सीपीईसी क्या है, एक 3000 किलोमीटर का लंबा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर रेल और रोड के द्वारा कनेक्टिविटी बूस्ट की जाएगी, ठीक है। एंड कासगर प्रोविंस चाइना का है, वहां से, यानी कि कासगर लाइज इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। तो ये यहाँ पे एक प्रोविंस है चाइना का जिसको बोलते हैं जिनजियांग प्रोविंस, को कनेक्ट कर रहा है गवादार पोर्ट से। कहाँ कहाँ से पास हो रहा है ये पास होता है गिलगिट बाल्टिस्तान से पास हो रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान एक प्रोविंस है पीओके के अंदर, एंड फिर ये इस्लामाबाद से पास होता है सीपीसी, एंड लाहौर से पास होता है। कराची का पार्ट नहीं है, कराची इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। देन चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके अंदर चाइना क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट है, एंड बांग्लादेश के अंदर चिटगांव पोर्ट है। तो यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है इधर से चाइना को। ये देख सकते हो अभी आप, ब्लू वाला है वो क्या है, मैरीटाइम सिल्क रोड है, एंड बाकी ये सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है थ्रू पोलर सिल्क रोड से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है। सिल्क रोड लैंड बेस्ड रूट होगा, एंड मैरीटाइम सिल्क रोड है वो क्या है, मैरीटाइम रूट है, जिसके अंदर पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है वो है पोलर सिल्क रोड है, पोलर सिल्क रोड, जो कि आर्कटिक को सराउंडिंग में चाइना बना रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। तो ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, 2019 के अंदर आज पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, एंड इसका आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इसका अभी जो करंट के सिचुएशन में इसका आंसर बदल जाएगा, एंड क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अनदर इंस्टीट्यूशन को दे दी गई है, जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो काम था वो अभी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को दे दिया गया है। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये न्यूज में था, जो कि इसने काम करना शुरू किया है कब से, 1 जुलाई 2022 से इसने काम करना शुरू कर दिया गया है। इसका मेन काम क्या है, टू सेलेक्ट द चीफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज के चीफ को इसका सिलेक्ट करना, जो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम था, वो इसको दे दिया गया है अभी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को, ठीक है। एंड ये सिंगल एंटिटी होगी जो कि रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को टू अपॉइंट द डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन देगी। तो ये रिकमेंडरी बॉडी है, एंड अभी इसके लिए भानु प्रताप शर्मा को इसका चेयरमैन बनाया गया था, एंड 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है भानु प्रताप शर्मा को। तो जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था वो 2016 के अंदर गठित किया गया था। 2016 के अंदर बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज फॉर्म्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ
पीजे नायक कमेटी। तो पीजे नायक कमेटी है, उसके रिकमेंडेशन पे बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाया गया था। एंड अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो को किसने रिप्लेस कर दिया है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने, ठीक है। तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है मोदेरा सन टेम्पल से रिलेटेड है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज ऑन द बैंक ऑफ पुष्पावती रिवर। तो मोदेरा सन टेम्पल है वो ऑन द बैंक ऑफ पुष्पावती रिवर पे है इन तमिलनाडु। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जो टेम्पल है वो पुष्पावती रिवर के किनारे तो है, तो दिस इज लोकेटेड ऑन पुष्पावती रिवर बट इन गुजरात। तो ये टेम्पल है वो गुजरात के अंदर है। तो मोदेरा सन टेम्पल इज इन गुजरात, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ पुष्पावती रिवर। सेकंड कहता है कि इट वाज बिल्ट इन 11th सेंचुरी ड्यूरिंग चालुक्य डायनेस्टी। दिस इज करेक्ट है, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया है। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ओनली, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम इसी के, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को इसी के स्टाइल पे डेवलप किया जाएगा। एंड ये महसाना में है। 11th सेंचुरी के अंदर चालुक्यन डायनेस्टी के द्वारा डेवलप किया गया था, सन को डेडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, वो है रिलेटेड है मॉडल टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड है। उसमें बताना है, ये रिसेंटली पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट विल अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई होगा? तो पहला कहता है रेजिडेंशियल पर्पज, सेकंड कहता है कॉमर्शियल पर्पज, एजुकेशनल पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज, होटल एंड लॉजिंग पर्पज। तो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट अभी पास किया गया था। उसका जो एम क्या था, जो रेजिडेंशियल सेक्टर इसको टेनेंसी को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड एजुकेशन इसके लिए अप्लाई होगा। एंड ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए अप्लाई नहीं होता है, होटल एंड लॉजिंग इसके पार्ट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, मॉडल टेनेंसी एक्ट अभी पास किया गया था एंड जिसके अंडर एम्बिट में कौन कौन सा आएगा, ये तीनों प्रॉपर्टीज आती है, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड एजुकेशन प्रॉपर्टीज आएगी। इंडस्ट्रियल एंड होटल एंड हाउसिंग है वो इसके अंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 A4 आगरा इसका आंसर है। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर क्या है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट होगा उसके बारे में बताया गया है, रिटर्न एग्रीमेंट, एंड विच स्पेसिफाई द रेंट, कितना रेंट देना होगा, पीरियड कितना होगा टेनेंसी का, एंड अदर रिलेटेड टर्म को इसके अंदर एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड इसके अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए जो सिक्योरिटी देनी होती है वो 2 मंथ की रेंट होगा। एंड जो नॉन रेजिडेंशियल प्रेमाइस को यदि आप रेंट पे दे रहे हो तो आपको 6 मंथ का रेंट एज ए सिक्योरिटी मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है, डिमांड कर सकता है ये। एंड ये अर्बन एंड रूरल प्रॉपर्टीज दोनों पे अप्लाई होगा। एंड ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा, यानी कि अभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको अप्लाई नहीं होगा, आगे आने वाले में ये अप्लाई होगा। कोई भी आगे इस डेट से जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो रेंट पे देगा प्रॉपर्टी उसको ये साइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर रेंट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। एंड ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए अप्लाई होगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए होगा, एजुकेशनल यूज के लिए होगा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको लिए ये अप्लाई नहीं होगा। होटल्स, लॉजिंग, हाउस इन्स इसको कवर नहीं किया गया है। ये एक्ट प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा मैंग्रोव से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज रिसेंटली एडिड टू द रामसर साइट ऑफ वेटलैंड्स। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स की जो लिस्ट आती है उसके अंदर इसको ऐड किया गया है, दिस इज करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, C फॉर कैलकाटा। तो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो मैंग्रोव्स आती हैं, मैंग्रोव्स की रूट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साल्ट टॉलरेंट होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैंग्रोव्स के बारे में, विविपेरस रूट्स होती हैं, दैन न्यूमेटोफोर्स होते हैं,
वो सब हम बाद में देखेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एंड जो अभी क्या है, इसके अंदर तमिलनाडु के अंदर 3 वेटलैंड्स को ऐड कर दिया गया है रामसर वेटलैंड के अंदर। रामसर कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी हो जाएगी, करिकल्ली, पल्लीकरनई एंड पिछावरम। तो करिकल्ली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मारस रिजर्व एंड पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इन तमिलनाडु। तो क्या है, पल पल पीछा करते हैं तमिलनाडु के अंदर, पल पल पीछा किया जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हो, इसे पिछावरम तो पीछा, पल तो पल्लीकरनई एंड करी, ठीक है, पल पल पीछा करी, तो तमिलनाडु के अंदर होता है पल पल पीछा, ठीक है। एंड पहला वेटलैंड को भी ऐड किया गया है। पहला वेटलैंड कहाँ पे है, मिजोरम में है। एंड साख्या सागर वेटलैंड है, वो भी कहाँ पे है, मिजोरम में है, मध्य प्रदेश में है। साख्या सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। पहला वेटलैंड है वो मिजोरम में है, मिजोरम में आपको पहला जाएगा, चले मत जाना कभी। डान वेलार सेलरून स्टोरी है, वो किलाई बैकवाटर का पार्ट बनाती हैं, तो जो कि पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। तो पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो वेलार एंड कोलरून स्टोरी के दोनों के बीच के अंदर आती है, ठीक है, वेलार एंड कोलेरून के बीच में। एंड ये पार्ट बनाती है किलाई बैकवाटर का। तो ये देख सकते हो, मैंग्रोव्स इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, सेकंड नंबर पे गुजरात में पाए जाते हैं, एंड थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश। तो ये मैप दिखाया गया है मैंग्रोव्स किन किन स्टेट में हैं, ठीक है। तो पहले में वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक है, इनमें मैंग्रोव पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट विद रेफरेंस टू मार्स रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर। पहला स्टेटमेंट कहता है द मिशन इज अंडर द ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये नासा का मिशन है, एंड ESA नासा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अमारो इज ए मिशन ऑफ नासा, 14-15 साल हो गए इसको लॉन्च किए हुए। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट एम्स टू सर्च फॉर एविडेंस दैट वाटर परसिस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो ये वाटर को सर्च कर रहा है मार्स की सरफेस पे। तो दिस इज करेक्ट है। तो एविडेंस देखना है कि पहले मार्स पे पानी हुआ करता था, उसको देख रहा है। तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे है। तो ये नासा का मिशन है, तो ये न्यूज़ में था। एंड इसका एक कंपोनेंट है कॉम्पैक्ट रिकॉन्सिनेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मार्स। तो ये क्या है, इसका स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा इसको मैप्स बनाता है मार्स के। एंड ये एक इंस्ट्रूमेंट है क्रिज्म, जिसका नाम क्या है, कॉम्पैक्ट रिकॉन्सिनेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मैप्स। जैसे क्रिस्प पर पूछा गया है, उसी तरह से वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि क्रिज्म क्या है। तो क्रिज्म क्या है, ये एक विजिबल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसका काम क्या है, मिनरोलॉजिकल एविडेंस को लुक करना है फॉर द पास्ट वाटर प्रेजेंस ऑन दी मार्स, ठीक है। तो ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, MRO के अंदर इसको भेजा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक पर्सनालिटी से है, आपको बताना है, ठीक है, कौन सी पर्सनालिटी है। तो ही इज रिगार्डेड एज ए कल्चरल आइकॉन बाय द तमिल्स। तो तमिल से बिलोंग करता है, पहली बात ये। ही हैज इन्फ्लुएंस्ड ए वाइड रेंज ऑफ स्कॉलर थ्रू द ईयर्स इन डिसिप्लिन्स लाइक एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। यानी कि एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स को इन्होंने प्रभावित किया है। हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ कपलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। तो उसका जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो इस पे बेस्ड है, एथिक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। इन द अर्ली 16th century, a temple dedicated to him was built within the एमकारेश्वर टेम्पल इन चेन्नई। तो इनका लिए एक टेम्पल बनाया गया है, एमकारेश्वर टेम्पल के अंदर इनके लिए एक टेम्पल बनाया गया है। कौन सी पर्सनैलिटी है, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है, थिरुवल्लार। तो ये पर्सनैलिटी है वो थिरुवल्लार है। तो थिरुवल्लार इज ए कल्चरल आइकन ऑफ द तमिल। तो ये यहाँ के पोइट भी हैं, एंड इन्होंने थिरुकुराल लिखी है, थिरुकुलार, जो एक जिसके अंदर कपलेट्स हैं एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड लव के अंदर हैं। एंड तो इनके कपलेट्स हैं थिरुकुराल। थिरुकुलार को हम कुराल भी बोलते हैं, कुराल, ठीक है। तो लास्ट वाला कुराल, ठीक है। ये जो सेंट हुए थे वो ये हैं थिरुकुलार साहब। एंड इनकी जो बुक है वो थिरुकुराल है, तिरुकुराल, एंड इसको कुराल भी बोला जाता है, संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। इसके अंदर 133 सेक्शंस हैं, 10 कपलेट्स हैं एक सेक्शन के अंदर। एंड इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अराम, पुरल एंड कामम। तो अराम का मतलब क्या होता है, वर्च्यू होता है। पोरुल का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड कामम से रिलेटेड है, लव से, ठीक है। अराम वर्च्यू से हैं, पोरुल गवर्नमेंट से हैं, कामम लव से हैं, ठीक है। इनको थिरुकुराल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक ऑपरेशन थिरुवुलार है, तिरुवुलार। तो ये क्या है,
ये इनसे रिलेटेड नहीं है। ये ऑपरेशन तिरुवुलार है, वो तिरुवुलार एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे सेफ डिस्पोजल ऑफ जो एक्सप्लोजिव था, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव मिला था एंड उसके द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा जो पुराना जो एक्सप्लोजिव है उसको यहाँ पे सेफली डिस्पोज किया गया था इसके अंदर ऑपरेशन तिरुवुलार के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो मिस्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और अ पार्ट ऑफ मिस्ट? मिस्ट क्या है? जो कि एक इंटरनेशनल सबमरीन केबल है, उसका पार्ट कौन कौन सा कंट्री है तो आपको बताना है। तो इसका पार्ट है म्यांमार, पार्ट है एंड मिस्ट म्यांमार, इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड इसका हिस्सा है। तो म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव इसका हिस्सा नहीं है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है, सिंगापुर है। इसका आंसर 1 and 2, A फॉर आगरा है, A फॉर आगरा इसका आंसर है, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, एक सबमरीन केबल बिछाई जा रही है, 8100 किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल है जो कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर तक जाएगी, मुंबई को कनेक्ट करेगी सिंगापुर से। तो ये देख सकते हो आप, मुंबई को इससे कनेक्ट किया जाएगा सिंगापुर से, ठीक है। तो ये कौन कौन से कंट्रीज होगा? मुंबई को कनेक्ट करेगी, चेन्नई को कनेक्ट करेगी एंड अंडर सी केबल है ये जो कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होगी। म्यांमार को कनेक्ट करेगी, थाईलैंड को कनेक्ट करेगी, मलेशिया को करेगी, सिंगापुर को कनेक्ट करेगी, ठीक है। मिस्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा मिस्ट जैसा ही एक अंडर सी केबल है, वो है CME-V6, CME-V6। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सी साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड वेस्टर्न यूरोप 6, ठीक है। तो CME-V6 क्या है, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप एंड 6 कंट्रीज को ये कनेक्ट करेगी, जो कि लगभग 19,200 किलोमीटर लंबी होगी एंड इसकी जो बैंडविड्थ होगी 120 TB पर सेकेंड होगी। एंड इसका जो पार्ट है, रिलायंस जो एयरटेल है वो इसका हिस्सा बन गई है। CME-V6 प्रोजेक्ट है, इसका हिस्सा कौन है? एयरटेल है। एयरटेल का एक अपना डेटा सेंटर है नेक्स्ट्रा, नेक्स्ट्रा। तो अनेक्स्ट्रा क्या है? एक एयरटेल का डेटा सेंटर है जो कि इसका पार्ट होगा CME-V6 का। तो ये देख सकते हो कौन कौन से कंट्रीज को होगी। ये यहां से मर्साइले फ्रांस के अंदर है, वहां से कनेक्ट करेगी, यानी कि ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट कर रही है। ये वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट कर रही है, फ्रांस को फिर कनेक्ट करेगी, फिर इटली में मजारा, देन फिर ग्रीस को कनेक्ट करेगी, एथेंस को, देन पोर्ट सैद इन इजिप्ट में पोर्ट सैद है। फिर उसके बाद में ये रेड सी से पास होती हुई जिबूती को कनेक्ट करेगी, जिबूती से ये आ जाएगी इंडिया में, ठीक है। इंडिया से श्रीलंका को कनेक्ट करेगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे सिंगापुर तक जाएगी, ठीक है। इसकी एक सब आर्म जाएगी, वो पाकिस्तान का भी इसका हिस्सा है। CME-V6 केबल का सिस्टम का पाकिस्तान भी हिस्सा है, मुंबई इसका हिस्सा है, चेन्नई को भी कनेक्ट करेगी एंड उसके अलावा श्रीलंका के एक सिटी को कनेक्ट करेगी, मटारा को, एंड ये हुल्लुम महले मालदीव उसको भी कनेक्ट करेगी, कॉक्स बाजार बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से रिलायंस की एक केबल सिस्टम है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस है। रिलायंस का इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम है जो अंडर सी केबल है, जो कि मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, वो किसको कनेक्ट करेगा? इंडिया को इटली से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है, ये प्राइवेट कंपनीज के द्वारा है। CME-V6 हमने अभी देख लिया है। अफ्रीका 2 केबल है, वो अफ्रीका को कनेक्ट किया जाएगा इंडिया से। इंडिया विद यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर अफ्रीकन कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे अफ्रीका 2 केबल के अंदर, इंडिया यूके। तो ऑप्टिकल फाइबर है केबल है, वो किस पे काम करता है? TIR पे काम करता है, टोटल TIR प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। एंड ये केबल दी हुई है, इसके 2 पार्ट होते हैं केबल के। कोर होता है, बाहर वाली क्लेडिंग होती है, उसके बाद में ऊपर में प्लास्टिक कोटिंग होती है ताकि सी के अंदर इसका इरोजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कंपेनियन से रिलेटेड है एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला कहता है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है। इट इज ए 75 days लॉन्ग कोस्टल क्लीन अप कंपेनियन दैट विल कल्मिनेट ऑन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है। तो ये 75 दिन का एक अभियान चलाया गया था, सफाई अभियान, एंड जो कोस्ट के अंदर बीच को, इसके अंदर 75 बीच को क्लीन किया गया था। 75 डेज तक ये चला था एंड इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे तक चलाया गया था। तो दिस इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि मोबाइल ऐप इकोमित्रम बनाया गया था टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द कंपेनियन, ठीक है। दिस इज आल्सो करेक्ट है। इकोमित्रम एक ऐप बनाया गया है जो इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कलकत्ता। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक 75 days लॉन्ग कोस्टल क्लीनअप प्रोग्राम था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा एंड विद इंडियन कोस्ट गार्ड,
इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, एनडीएमए एंड पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक एनजीओ है, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया गया है। एंड इको मित्रम क्या है? इको मित्रम क्या है? एक मोबाइल ऐप है जो इसके लिए इंफॉर्मेशन अवेयरनेस का काम करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 239 AA, तो ये दिल्ली से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से। एंड आर्टिकल 239 AA प्रोवाइड्स दैट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली शैल बी नोन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो दिस इज करेक्ट है। एंड आर्टिकल 239 A के अंदर जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 239 A भी रिजेंबल द आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल, तो दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 239 AB से लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कलकत्ता। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है इट कलेक्ट द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आता है। एंड 2004 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट कैन इम्पोज द फाइन्स ऑन बैंकिंग कंपनीज इफ दे फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यदि इसके जो इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट एज वेल एज प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक PSU बैंक हैं, उनको क्या है महीने उनको हर एक महीने में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उसमें कितना कैश ट्रांसफर हुआ है, कितना कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, CTR बोलते हैं जिसको। फिर उसके अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही है अकाउंट्स में, उनको भी हर एक महीने में इसको वो लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। फिर ये एनालाइज करती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट उस रिपोर्ट को एनालाइज करती है, फिर जो ब्लैक मनी उसमें जो भी एक्शन लेना होता है वो लेती है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है रिपोर्ट टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये ED को रिपोर्ट करती है, ये ED को रिपोर्ट नहीं करती है, ये इकोनॉमिक फर्स्ट एंड 2 B फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है उसको रिपोर्ट करती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। एंड जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो फाइन भी लगा सकती है ऑन बैंक्स जो यदि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो एजेंसी इज ऑथराइज्ड है, ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लेती है बैंक से, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लेती है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट से ये बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से ये लेती है, ठीक है, फ्रॉम द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, एवरी मंथ। एंड अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये ऐसा करती है। एंड कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि 10 लाख रुपए का है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी के अंदर हो या फिर इंडियन के अंदर हो, कोई भी 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है वो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। देन ऐसी ही एक एजेंसी है फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, एंड टू रेगुलेट दी मनी लॉन्ड्रिंग को वो देखती है, अगेंस्ट दी मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करने की, डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करने की। डर्टी मनी क्या होता है? जो मनी अर्न फ्रॉम दी इलीगल आर्म सेल, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड, इन सब से जो मनी अर्न किया गया है उसको डर्टी मनी बोलते हैं, ठीक है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी को क्लीन मनी में, लेजिटिमेट मनी में, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, ठीक है। देन तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग 3 तरह से इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी केस होता है जो कि जो डर्टी मनी होता है वो सबसे पहले बैंक में जाएगा, वहाँ पे उसके अंदर बैंक को प्लेसमेंट बोलते हैं उस स्टेप को, फिर उसके बाद में उसको लेयरिंग की जाएगी, 2-3 लोगों को 50 लोगों को पैसे को भेजा जाएगा, लेयरिंग की जाएगी उसकी, एंड फिर जो 50 लोग हैं वो द्वारा इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में हम देखते हैं, तो ये 2002 के अंदर लाया गया था, एंड 2005 के अंदर ये फोर्स में आता है, 2005 के अंदर इसको फोर्स में आता है 2005 में। एंड तो वियना कन्वेंशन था जो कि किससे रिलेटेड है? जो मनी लॉन्ड्रिंग इन ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको फोर्स में कराने के लिए। एंड अनदर कन्वेंशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988 है। इन सभी को फोर्स में लाने के लिए ये इंडिया ने एक्ट जो बनाया था, ठीक है। एंड
एंड उसके अंदर हम सिग्नेटरी हैं बेजल स्टेटमेंट ऑन प्रिंसिपल के 40 रिकमेंडेशन को भी ये हमारा ग्लोबल कमिटमेंट है इसके रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बाइट करने के लिए। देन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग, confiscate and seize the property obtained from the laundered money, and third is to deal with any another issue, ठीक है, that is related with the money laundering like terrorism financing भी हो सकता है। इसके अंदर पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 4 के अंदर। देन सेक्शन 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो बताता है कि जो इसके अंदर जो भी क्राइम हो जाएगा वो कॉग्निजेबल होगा एंड नॉन बेलेबल होगा। एंड ईडी को पावर दी गई है इसके अंदर, ईडी कैन अरेस्ट विदाउट वारंट के भी इसमें अरेस्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, ठीक है। देन सेक्शन 3 है वो डिफाइन करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन दिया गया है एंड तो इसके अंदर ऑफेंस डिफाइन करता है, कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज और नोइंगली और अननोइंगली असिस्ट करता है तो वो इसके अंदर ऑफेंडर माना जाएगा एंड ही विल बी पनिश्ड। तो इसके अंदर हमने देखा है ऑब्लिगेशन भी है, बैंक्स एंड जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स है उसके अंदर इसको ऑब्लिगेशन दिया गया है, रिपोर्ट देते हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। देन एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर्स है, इसका जो डायरेक्टर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का डायरेक्टर है वो फाइन लगा सकता है यदि बैंक वो रिपोर्ट जमा नहीं करें, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जमा नहीं करें तो। देन सेटिंग अप अथॉरिटी, इसके अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है एंड उसके लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी से भी कोई भी कंप्लेंट जाएगी तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। देन स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, इसके अंदर एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। एंड इसके अंदर एग्रीमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट बना सकती है फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्लैक मनी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सचेंज करने के लिए भी कर सकती है एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोई केस चल रहा हो उसको भी रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन कर सकती है दूसरे कंट्री के साथ। देन इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं, दैट आईपीसी की कोई भी इंफॉर्मेशन आईपीसी का कोई भी क्राइम हो जाएगा, नारकोटिक्स से रिलेटेड है, आर्म एक्ट से हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से हैं, इमोरल ट्रैफिक से हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से हैं, ये सारे ऑफेंसेस हैं वो इसके अंदर अरेस्ट किया जा सकते हैं, पीएमएलए के साथ कनेक्ट किए हैं इसको। एंड इसके अंदर कन्फिस्केट किया जा सकता है, इलीगल मनी से जो भी प्रॉपर्टी अर्न की जाएगी उसको सीज कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और उसको एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होगा उसको मैनेज करेगा। एंड इसके अंदर 3 से लेकर 7 साल की जेल हो सकती है, यदि ड्रग्स वाला के अंदर आ गया तो उसको 10 साल की भी जेल हो सकती है, यानी कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर वो आ गया तो उसको 10 ईयर की भी जेल हो सकती है एंड मिनिमम 3 से 7 साल की अदरवाइज। एंड सेक्शन 3 इसके अंदर क्या है वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को दे रहा है। सेक्शन 24 है, इसके अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्या है, एक्यूज्ड पे है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन एक्यूज्ड, ठीक है। एंड सेक्शन 5 है वो सेक्शन 5 के अंदर इसको प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव एन इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन एवरी केस एज इट वाज नॉट एन एफआईआर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी केस इसके अंदर चलता है पीएमएलए के अंदर तो एक ईडी क्या है वो एक इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाती है ईसीआईआर, ठीक है। तो वो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं होता है, जिस बंदे पे केस चलाया जा रहा है उसको दिखाना जरूरी नहीं होता है, ईसीआईआर, ठीक है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को दिखाना जरूरी होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसको दिखाना जरूरी होता है, जबकि इसको जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एंड जो स्टेटमेंट्स ईडी को दी जाएंगे उनको एडमिसिबल माना जाता है। देन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को 1956 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एज इन्फोर्समेंट यूनिट एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसको नाम बदल दिया गया था। एंड तो ये प्रीमियम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है एंड इसके अंदर जो पावर है वो पीएमएलए से आती है। एंड ये 2 एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज फेरा एंड फेमा, तो फेरा एंड फेमा को रेगुलेट करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर तो पावर है ही, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंदर भी पावर इसको दी ईडी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दहला डैम वाज इन न्यूज़, ये कौन सी कंट्री में है, ये अफगानिस्तान में है, दहला डैम अफगानिस्तान, ठीक है। तो धन्यवाद, ये था हमारा सेशन।